जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। वालेकुम अस्सलाम। एम आई ऑडिबल नाउ? गुड। अच्छा जी, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, बार बार मैं इस क्लास को स्टार्ट नहीं कर सकूंगी। I'm गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कैसी प्रिपरेशन हो रही है 2024 की? टाइम बहुत कम है। बी सीरियस, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। ट्राई टू मोल्ड योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर। अच्छा, सीएसएस एस्पायरेंट की जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, या जो सीक्रेट होता है, खासतौर पर ये आखिर वाले दिनों में, वो ये नहीं होता कि वो स्ट्रिक्टली सुबह उठे 6 बजे 7 बजे और फिर सारा दिन रात 12 बजे तक वो पढ़ता रहे और अगले दिन ऐसे। यू आर नॉट अ रोबोट। ह्यूमन बॉडी मशीनरी नहीं है। इसकी बहुत सारी इमोशनल, मेंटल और बहुत सारी इसकी डोमेन्स हैं। तो आप नाक की लकीर पे सीधा नहीं चल सकते। इट इज़ वेरी नेचुरल। तो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट डिजाइंड टू अच्छा, तो फिर हम लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है? अपने एटीट्यूड से। हमने अपने जो बिहेवियर होता है उसमें कुछ हैबिट्स को इन रूट करना होता है। अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करना होता है, अपनी हैबिट्स को मोल्ड करना होता है। तो अपने अंदर थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना होता है, जो शुरू में थोड़ा बहुत टफ होता है। लेकिन जब वो इनबिल्ट हैबिट्स हो जाए ना, देन यू विल कम टू नो कि ये अ, क्योंकि आपका फिर ब्रेन जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को हम डिज़ाइन नहीं कर देते। तो अगर आप नहीं भी वो चीज़ कर रहे तो वो आपसे करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ने की आदत। जिन लोगों को नमाज पढ़ने की बहुत आदत बन जाती है ना, आदत, हैबिट इज द की वर्ड, ये है वो सीक्रेट। तो अगर वो नहीं नमाज पढ़ रहे किसी मजबूरी की वजह से, तो ऐसा कोई गिल्ट होता है ना कि आपके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। और जब तक आप नमाज पढ़ नहीं लेते, चाहे आपको कज़ाई करनी पड़े, तो आपको सुकून ही नहीं मिलता। दैट्स वेरी राइट। इसी वजह से जब आप, क्योंकि ये एक इनबिल्ट हैबिट हो जाती है, तो आपकी जो मशीनरी होती है ना, जो माइंड होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। आपके ब्रेन का सारा फोकस इसी पे होता है कि ये मतलब नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नहीं, वो आपको इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं करता। आप उसी को सोच रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपको सुबह उठने की आदत हो जाए, दुनिया इधर की उधर आ जाए, आप सारी रात जागते रहें, आप बहुत थके हुए हैं, आप सुबह उठ जाएंगे, आप आराम से सुबह उठ के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी इनबिल्ट हैबिट है। तो मैं ये कहूंगी कि बजाय अपने दिमाग पे इतना बोझ सवार करें, अपने आप को जहनी मरीज बना लें, लॉन्ग टर्म में कुछ अपनी हैबिट्स पे काम करें। कि सीएसएस गुजर भी जाए, एग्जाम्स गुजर भी जाएं, वो हैबिट्स इतनी इनबिल्ट हो जाए कि वो ही फिर आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए। कि कोई क्राइसिस आए, कोई इवेंट आए, कोई आपसे ऐसी लाइफ अगर कोई रिक्वायर्ड करे, तो उस वक्त आपको फिर मुश्किल ना हो। फॉर एग्जांपल, आपकी कहीं बहुत अच्छी जगह एलोकेशन हो जाती है, जॉब हो जाती है, आपको एकदम सुबह उठना पड़ता है, लेकिन आप पिछली जिंदगी मतलब सुबह 12-1 बजे उठते रहे हैं, रात को लेट सोते रहे हैं, तो अब आपको मुश्किल हो रही है। या कोई कहीं आप जॉब कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट चल रहा है, अचानक से प्रेशर आते हैं, वर्क प्रेशर्स होते हैं उनको कहते हैं, तो वो आप कैसे फिर हैंडल करें, फिर आपको मुश्किल होती है। या आपने अभी तक सीएसएस की प्रिपरेशन बड़े मतलब स्लो, काम, कूल मोड में की, और अब एग्जाम आ गया और आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है कि कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इंसान को किसी भी किस्म के हालात में कभी कोई परेशानी ना हो, वो उसको बचा जाए। तो ऐसी अच्छा, इसमें फिर खुद अपनी लाइफ पे सर्च करनी होती है। फिर खुद देखना होता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके अगले साल क्या टारगेट्स हैं, उससे अगले साल क्या टारगेट्स हैं, इस साल क्या टारगेट्स हैं, ये चीजें खुद देखनी होती हैं। खुद जो है वो फिर आपने अपनी लाइफ पर रिसर्च करके, और जो हैबिट्स आपके लाइफ के गोल्स के साथ, मोटिव्स के साथ, विजन के साथ, आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज के साथ अलाइन होती हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे, द हैबिट्स विच give you a boost, and then just like an accelerator towards pushing in the next direction, तो फिर उनको अलाइन करके तो इनबिल्ड करें। दैट्स इट। ठीक है, तो ये अब आपने काम खुद करना है। रात को जल्दी सोने की टिप्स।
ये पेपर के इस क्लास के एंड पे बताऊंगी अगर टाइम बच गया तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करी तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोचेस जो होती हैं, इट्स नॉट समथिंग कि आपने हेडिंग्स लिखनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। मेरा ख्याल है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है। पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोचेस का मतलब ये है कि आपको पता हो किसी स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आपने अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग रिक्वायरमेंट आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, एक है 10 मार्क्स का, एक है 5 मार्क्स का। 20 मार्क्स के पेपर के लिए आपकी और अप्रोच होगी, 10 मार्क्स के पेपर के लिए और अप्रोच होगी, 5 मार्क्स के पेपर के लिए डिफरेंट अप्रोच होगी। अब ये चीज़ें साथ साथ नोट करते रहे। 20 मार्क्स का जो पेपर होगा वो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन आपके पास थोड़ी है, या ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर लिखते हुए आपके पास अवेलेबल डाटा थोड़ा है, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा बहुत ज्यादा नहीं है, या ये कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फ्लो चार्ट्स ऐड करें, ठीक है। आप इसमें डायग्राम्स ऐड करें, आप इसमें रेफरेंसेस ऐड करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लाजमी लिखें, कंक्लूजन लाजमी लिखें, क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी लिखें। तो ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी इस क्वेश्चन को कि ये 20 मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। अब अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए समटाइम्स आपको लग रहा है कि बहुत नॉलेज है, ये खासतौर पर जीएसए में होता है। जीएसए में इतना डाटा होता है, पेपर बहुत लेंथी बन जाता है, मार्क्स सिर्फ 10 या 5 होते हैं। तो आपने उसी इंफॉर्मेशन को अब एक्सपैंड करने के बजाय आपने उसको सिक्वीज करना है। तो इंफॉर्मेशन को सिक्वीज करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन को कट कर देना है। तो नो एक्सप्लेनेशन, मतलब आप ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट विद इंट्रो, और जो भी आप हेडिंग लिखेंगे उसको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, बट इसमें आप उसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेंगे फ्लो चार्ट में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपसे एक्सपैंड किया जाए। आप एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स दे रहे हैं, आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फिर उसको भी इलाबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जो रिक्वायर्ड है, आप उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लो चार्ट में, और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे, सिवाय एक दो लाइन के जो आप स्टार्ट में लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि ये फ्लो चार्ट किसके अबाउट है, या अब आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसको आप फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इन्फॉर्मेशन को सिक्वीज कर लें, आपका टाइम भी बच जाएगा, आप पेपर पूरा भी अटेम्प्ट कर लेंगे, और आप 10 मार्क्स को जस्टिफाई भी कर देंगे। फिर ये नहीं होगा कि आपने पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का 10 सफ़ों पे लिख दिया, अगला 5 पे, उससे अगला 2, फिर लास्ट वाला 1 पे। ऐसे फिर जो पेपर होता है वो बड़ा ही इम्बैलेंस सा हो जाता है, आपने बैलेंस अप्रोच से चला होता है। सिमिलर जो है द केसेस विद 5 मार्क्स क्वेश्चन, कि आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन को सिक्वीज करके विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, रेफरेंसेस, एक एक डायग्राम बड़ी सी बना ली, और उसी में फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस बॉक्स में आपका डायग्राम है तो आपने लेबल करना होता है चीज़ों को, ताकि वहां पे चीज़ें की क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, ये तो एक छोटी सी टिप थी कि आपने इन अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को बेसिकली अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। व्हाट आर द methods to manage natural resources, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। कौन से मेथड्स हैं जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स थ्रू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। आर दे सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो सॉर्ट ऑफ इसमें हमने पाकिस्तान का भी रेफरेंस दे दिया और बाकी सारी चीजों को भी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को देती हूँ 20 मार्क्स। अब अप्रोच को समझिए। सबसे पहले अप्रोच का जो पहला पॉइंट है, आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। वन बाय वन हम हर पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने ब्रेक डाउन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये कितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुई है?
सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेथड्स वाला जो है वो सेकंड पार्ट है, और पाकिस्तान के हवाले से जब हम उसका एनालिसिस करेंगे दैट इज द थर्ड पार्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपकी क्वेश्चन के 3 मेन पार्ट्स हैं। इसका मतलब कि कोई एक चीज नहीं है जिस पे आपको बात करनी है, देर आर 3 डिफरेंट डोमेन्स जिस पे आपको बात करनी है, और बड़ी कंप्रिहेंसिवली बात करनी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप 15 या 16 तक जाना चाहते हैं आउट ऑफ 20। सो दिस इज द फर्स्ट टिप, या जो तरीका जो है वो आप कह लें। No, not equally. अब this depends upon the question marks and the statement itself. इतनी अब जब जब आप ब्रेक डाउन कर लेंगे ना, तो आपकी स्टेटमेंट इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाएगी। नाउ यू कैन योर सेल्फ टेल के इसको कितने मार्क्स दें। सेकेंड पॉइंट इज द एलोकेशन ऑफ मार्क्स, इसी पे अब मैं बात करने लगी हूँ। अब आप मार्क्स को एलोकेट करें। मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन को, व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज, फर्स्ट पार्ट को आप कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 20? इस बॉक्स को आप कितने मार्क्स देंगे? 5, मैक्सिमम 5 मार्क्स। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो सकते हैं, 5 तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट के उसके कितने पार्ट्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड पार्ट को आप कितने मार्क्स देंगे? प्लीज कीप इन माइंड कि हमेशा जो दरमियान वाली स्टेटमेंट होती है वो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होती है। ठीक है, मेन पार्ट यानी कि जो मेजर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन होता है, या जो बेसिकली वो आपसे पूछना चाहता है, वो, इसको आप 10 मार्क्स देंगे, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट, द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन हमेशा वो होता है। इसी के अराउंड पहले और आखिरी कंपोनेंट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसी से निकले होते हैं। वो पूछना मेथड्स चाहता है, लेकिन ऐसे ही उसने साथ पूछ लिया कि क्या ये मेथड्स पाकिस्तान में सक्सेसफुल हैं। सो इन्हीं मेथड्स की डिबेट को उसने आगे बढ़ाया है। कोई उसने अलग से रॉकेट साइंस नहीं पूछी कि आप उसको भी 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करने बैठ जाएं। वो तो आपसे मेथड्स पूछ रहा है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी के लेवल को जज करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, वो ये देखना चाह रहा है कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन मेथड्स को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये दिस इज द सेकंड। तो इसको फिर आप 5 मार्क्स दे देंगे, तो 5 और 5 10 और 10, ये आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, द थर्ड इम्पोर्टेंट टिप, द थर्ड इम्पोर्टेंट टिप कि जहां पे आप डिफरेंशिएट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हमेशा कीप इन माइंड कि व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, आप लिख लेंगे, एक पैराग्राफ लिख लेंगे, छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। मेथड्स क्या हैं आप लिख लेंगे, मेथड्स मतलब मैक्सिमम 5 6 7 एटलीस्ट 8 मेथड्स लिखने चाहिए आपको। लेकिन चूंकि ये मेथड्स हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कॉजेज इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं, तो 5 आर मोर देन एनफ अगर आप कंप्रिहेंसिव लिखते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, कि एनालिसिस। बेसिकली जब इस तरह से चीजें पूछी जाती है ना, क्रिटिकल एनालिसिस, जरूरी नहीं वो आपसे पूछे कि गिव एनालिसिस, गिव क्रिटिकल एनालिसिस, ब्ला ब्ला। ये चीज बेसिकली दिस इज द एनालिसिस ऑफ द these methods, how they are successful in developing countries। क्योंकि ज्यादातर ये methods, ये agreements, ये strategies, अब waste management की strategy किसी भी ये draft की जाती हैं by developing countries। लेकिन इन्हीं मेथड्स को फिर इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए, बजट देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए आप डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए फिर आपको एनालिसिस। अच्छा, ये दिस इज द पार्ट दैट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, एंड दिस इज द फिल्टर दैट योर एग्जामिनर इज गोइंग टू अप्लाई ऑन एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर इन इस इन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। एंड दिस इज द पार्ट जो आपको या तो 15 नंबर दिलवाएगा, या 10 नंबर दिलवाएगा, या 18 नंबर दिलवाएगा। और यही वो लास्ट 2 पैराग्राफ होंगे या एक पैराग्राफ होगा जिसमें कुछ लोग इन्वायरमेंटल साइंस में 80+ मार्क्स ले जाएंगे और कुछ लोग फिर
बिलो 60 मार्क्स ले रहे होंगे। तो क्वेश्चंस के वो वाले कंपोनेंट जहां पे आपने अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना होता है ऑन द पेपर, ना सिर्फ उस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना होता है बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई करके अपनी मेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करना होता है। हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू एनालाइज द सिचुएशंस, हाउ यू टेक the implementation of different things in developing countries. So that is the main part. हालांकि ये सिर्फ 5 6 4 7 नंबर का होगा हमेशा। अब जब ये क्लास आप अटेंड कर लेंगे ना, आज आई कैन बेट के इस क्लास को अटेंड करने के बाद यू विल नोटिस द डिफरेंस कि आपकी प्रिपरेशन 50% एलिवेट हो गई है। now 50% success will always depends upon your preparation, and almost 40 to 50% depends upon how you take your exams, how you attempt your paper, how you reflect the knowledge on paper। और उसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मेथड्स बहुत अच्छे से याद हैं तो आप पेपर पे 10 सफ़े मेथड्स पे लिखाएं तो आपको 20 में से 18 नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है 10 पेजेस लिखने के बावजूद आप 8 पे फाल कर रहे हो क्योंकि आपकी अप्रोच ही ठीक नहीं थी, जिस तरह से एग्जामिनर ने पूछा आपने वैसे नहीं लिखा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड टिप हो गई। नाउ द फोर्थ वन इज कि आपने हाउ टू स्टार्ट, आपने स्टार्ट कैसे लिखा। नो मैटर व्हाट, ऑलवेज स्टार्ट योर क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमेशा, और खासतौर पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ये एज है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। लेकिन 20 मार्क्स के क्वेश्चन में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी का, इस्लामिक स्टडीज़ का, पाकिस्तान अफेयर्स का, इन्वायरमेंटल साइंसेज का, यू हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। नो, इंट्रोडक्शन से पहले आउटलाइंस लिखने की 100 मार्क्स के पेपर में हरगिज जरूरत नहीं है। बच्चे इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं बड़ी इम्प्रेस करने के लिए, एग्जामिनर को हमेशा अपना नुकसान करते हैं क्योंकि टाइम कम रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं। बट जो इंट्रो आउटलाइंस को ड्राफ्ट करना ना एक बड़ी स्किल है और ये बड़ी टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे रफ पेज पे, फिर आप उसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो आउटलाइंस की वर्ड आपको चूज करने पड़ेंगे, गॉट इट। फिर वो आप पहले अलग से लिखेंगे, देन 10 मिनट अच्छी तरह जाया करने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें। इट डजेंट मेक सेंस कि आप हर क्वेश्चन के लिए कैन यू इन्वेस्ट 10, तो ये 4 क्वेश्चंस के लिए 40, क्या आप मतलब अपने 100 मार्क्स के पेपर में 3 आवर्स का पेपर है जिसमें से 20 मार्क्स ऑलरेडी एमसीक्यूज के लिए चले गए, तो क्या आप 2.5 घंटे में से अगेन 30 से 40 मिनट आप दे सकते हैं सिर्फ हेडिंग्स को। इफ यू आर हाईली ट्रेंड, अगर आप बहुत, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, आप क्विकली हेडिंग्स बना देते हैं, फटाफट ड्राफ्ट कर लेते हैं, आप 3 से 4 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में ये काम कर सकते हैं, तो गो फॉर इट, अदरवाइज प्लीज लीव इट। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में आपने पूरे क्वेश्चन की समरी लिखनी है। ठीक है जी, कि अब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ से, यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब आप इसकी हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बेसिकली, या आप इसके बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने लाइन सेलेक्ट करनी है ना कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दे ओरिजिन और या दे हैव ओरिजिन, या विच कंट्री फर्स्ट टाइम डेवलप्ड देम, या व्हाट वाज द ईयर, या व्हाट वाज द ट्रीटी जिसमें इनकी बात हुई। जैसे आपके पास एजेंडा 21 है, जैसे आपके पास रियो समिट है, आप इस तरह के किसी लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन, एक लाइन पे आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो है वो, जस्ट अ मिनट में ये जगह खाली कर लूँ। अच्छा, अब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो एक लाइन पे आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करें। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को 1 या 2 लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 लाइन्स में आप मेथड्स बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट 2 to 3 लाइन्स में आप बताएं कि आर दे सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन्स का या 6 to 7 लाइन्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा ना करें। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स ने
10-10 लाइनों का, पूरे-पूरे फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन लिखा होता है। नहीं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ जिसकी 6 से 7 लाइन्स हैं इनफ है। पूरे पेज का या 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन आप तब लिखते हैं जब आप 100 मार्क्स के ऐसे लिखें। तो आप 100 मार्क्स के ऐसे को 20 मार्क्स के क्वेश्चन को बिल्कुल एक जैसा नहीं बना सकते। तो इंट्रोडक्शन में आपने कंप्लीट समरी बतानी है, जहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और जहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड हुई, उन सब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस को, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द क्वेश्चन को टच करके एक स्टोरी बना के आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ठीक है बच्चों, गॉट इट? उसके बाद हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक कंप्लीमेंट्री पैराग्राफ लिखना होता है या कनेक्टिंग पैराग्राफ लिखना होता है, अगर जरूरत पड़े तो। अगर आपको लग रहा है कि 3 से 4 लाइंस में मैं ये लिख दूं, फॉर एग्जांपल आप लिखें मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, या आप कोई भी अपनी मर्जी की अच्छी सी कम्प्रिहेंसिव हेडिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप एक पैराग्राफ इस पे दे सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट, जो है ये इसको कहते हैं कंटेक्चुअल बैकग्राउंड के। देयर आर सो मेनी मेथड्स कि कंट्रीज जो है वो अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को जो है वो, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज को वो मैनेज कर रहे हैं। बट हमेशा वो वाले जो मेथड्स होते हैं वो इतने मतलब फर्म नहीं होते कि वो आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अप्लाई कर सकें। इट डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल डोमेन्स, आपकी जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, क्लाइमेट वहां पे कैसा है, आपके पास रिसोर्सेज कौन से अबंडेंट हैं, उन रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हुए, आपकी जियोग्राफी पे डिपेंड करते हुए, आपकी टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हुए, आपके पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट हैं एंड कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पे आप रिलाय कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हुए जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो मेथड्स हैं वो हर कंट्रीज ने ड्राफ्ट किए हैं, जो उनकी जो है वो नेशनल पॉलिसीज का पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान्स का पार्ट है। और ये कहाँ से आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। ये आप बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ इस क्वेश्चन के लिए बन सकता है, जो अगर अगर आप लिख दें तो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा पॉइंट, जिससे पता चलेगा कि ओके यू आर अवेयर कि डिफरेंट जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेज है, अलग अलग जियोग्राफी है। दिस पैराग्राफ विल इम्प्रेस एग्जामिनर के आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है। ओके, द थर्ड मेन हेडिंग होगी फिर मेथड्स। इसमें एटलीस्ट आपको 5 मेथड्स लिखने हैं, उन पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। अगर आप उस मेथड्स के अंदर फ्लो चार्ट बनाएं तो वेल एंड गुड। आप मतलब किस मेथड से किस तरह से होता है वो आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। आप कोई डायग्राम देना चाहें, आप कोई ग्राफ बनाना चाहें, आप रेफरेंस देना चाहें, हमेशा कंट्री की एग्जाम्पल्स लास्ट में दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी रिवर्स की मैनेजमेंट के सिस्टम की बात करें, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, पाकिस्तान का वाटर पोर्शनेट अकॉर्ड, या किसी भी किस्म के डेजर्ट के मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो आप डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल्स, केस स्टडीज देंगे। तो ये जो एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज होंगी, this is the factor here that will elevate you, that will give you extra point। बाकी मेथड की टाइप्स, हेडिंग्स, फ्लोचार्ट हो सकता है सब बना ले। सो इस क्लास में आप लोगों को साथ साथ ऐसी टिप्स देती जा रही हूँ जो आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर हम ये इनकॉर्पोरेट करें, ये कंपोनेंट लिखते हुए, तो किस तरह से आप उसको दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकें। ओके, अब इसकी जो थर्ड मेन हेडिंग बनेगी वो इनका एनालिसिस बनेगा, या इम्प्लीमेंटेशन, या सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेथड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पाकिस्तान, जिसमें आप बताएंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आप देख लें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, कि उनको अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए कितने चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी का चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चैलेंज, इंजीनियर का चैलेंज, बजट का चैलेंज। फिर उनकी जियोग्राफी ऐसी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है, खत्म हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा तेजी से, डिग्रेड हो रहे हैं ज्यादा तेजी से बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन रीफिलिंग नहीं हो रही, उस तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ट्रॉपिकल में रहती हैं, हॉट एंड एरिड क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, बारिशें कम हैं, और इवेपोरेशन ज्यादा है, ड्राई लैंड है, डिग्रेडेशन है, डेजर्ट है। तो दे हैव
दे आर फेसिंग challenges अपने नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में। तो these methods can be applied या implemented successfully in the developing countries with the required or needed infrastructure, funds, research and development departments, engineers, professional experts, and with the help of international फाइनेंशियल जो है वो डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कि जिसके साथ फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मैनेज हो सकते हैं। तो यस, आपका जो क्रक्स होगा एनालिसिस का वो ये होगा कि इन मेथड्स का सक्सेसफुल होना डेवलपिंग कंट्रीज इज नियर टू इम्पॉसिबल, बट बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज नीड दिस मैनेजमेंट, और उनका इस मैनेजमेंट मेथड्स के बाद और सस्टेनेबल अप्रोचेस के बगैर और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बगैर एक दिन गुजारा ही नहीं, दे कांट सर्वाइव। तो ये दे हैव टू ऑफ कोर्स एंड मेक श्योर कि इनकी हम ऑलमोस्ट 50% अबव से ज्यादा जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम अचीव कर सके, ठीक है। द लास्ट मेन हेडिंग विल बी कंक्लूजन, और कंक्लूजन में अगेन आप पूरी समरी लिखेंगे बट आपकी टोन चेंज हो जाएगी, जस्ट लाइक ऐसे कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ये है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशंस। हाउएवर देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन the successful implementation depends upon these factors, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इट कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में चाहिए। तो अच्छा, अब मैं अगर आपको एक छोटा सा वो दे दूं यहाँ पे ओवरव्यू, कहाँ से होगा, यस, फॉर एग्जांपल ये आपके पेजेस है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अपने इस लेक्चर को, मुझे पहले तो सबसे पहले बताएं कि आप लोगों को समझ आई है जो मैंने आपको चार पांच पॉइंट्स बेशक देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है इन पॉइंट्स से एकदम आपको लगा होगा कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, और यहाँ पे आप स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन, इसको दरमियान में लिखें, हमेशा इसको डबल लाइन करें, और यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप बोल्ड कितनी स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन की, कितना गैप छोड़ते हैं, आंसर इंट्रोडक्शन कितना बोल्ड लिखते हैं, तो जो फर्स्ट हाफ पेज होता है उसको आप इंट्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपकी पहली आउटलाइन हो जाती है। दूसरी आउटलाइन वही जो मैंने आपको कहा, कम्प्लीमेंट्री, जिसको आप बैकग्राउंड कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं ऑफ द मेथड्स, हिस्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पे आप पैराग्राफ दें इन मेथड्स का, और थर्ड में आप मेथड्स जो है वो स्टार्ट कर दें। फिर आपका फर्स्ट मेथड चल जाएगा, सेकंड जो है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेथड, ठीक है। यहाँ तक अगर होता है, देन जो आपकी फोर्थ मेन जो हेडिंग होगी वो ये होगी कि ये कितने सक्सेसफुल हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज, खास तौर पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट पेज जिसमें आप 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप प्रॉपर एग्जांपल्स देते हैं तो मैक्सिमम 1 पेज और अगले पेज की 3-4 लाइंस में आपने इसको वाइंड अप करना है, और आपका जो लास्ट हेडिंग होगी दैट विल बी कंक्लूजन। इनको हमेशा कोशिश करें कि अंडरलाइन करें, ठीक है, और यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख के इसको खत्म कर देंगे, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोचेस। हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें, मार्क्स एलोकेट करें, कौन सा कंपोनेंट डिफरेंशिएट करेगा आपको बाकी स्टूडेंट से, उसको आइडेंटिफाई करें, उस पे अपनी बड़ी थॉटफुल ओपिनियन दें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ्स को लाजमी लिखें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये कि समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल काजेज क्या हैं किसी सोल्यूशन की, किसी भी मतलब इशू की क्या काजेज हैं, एंड हाउ यू कैन रिजॉल्व दैट इशू। अब कॉजेज में बता रही हूँ ना कि फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, ये वजह ये वजह ये वजह है, तो मैं एकदम सोल्यूशन पे जाऊंगी तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, कोई ऐसे हाँ, हमेशा आपका क्वेश्चन एक कहानी की तरह हो, कि जब एग्जामिनर पढ़ रहा है वो इतने फ्लो में हो, इतनी कनेक्टिविटी हो कि लगा एक कहानी है, तो वो क्वेश्चन बड़ा इंप्रेसिव होता है। तो अब एकदम इसकी ये वजह थी, अच्छा इसको ऐसे ठीक कर लें,
क्यों ठीक कर ले मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसको कहते हैं कनेक्टिंग पैराग्राफ। सो आपने लाज़मी लिखना होता है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, कॉजेज़ लिखेंगे और फिर जो इम्पैक्ट्स पे शुरू हो जाएँगे 2-3 पेजेज़। इतनी मुझे इरिटेशन होती है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं मुझे इम्पैक्ट का वर्ड दिखा दें और फिर सॉल्यूशन जो पूछा गया था उसको एंड पे 3-4 पैराग्राफ में लिख रहे हैं। उनको ये सेंस ही नहीं है। तो इम्पैक्ट्स को अब यहाँ पे आपने कैसे लिखना था, इम्पैक्ट्स को आपने आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कॉज़ेज़ लिखी या 1, 2, 3, 4, 8 कॉज़ेज़ लिखी। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि चूँकि एयर पॉल्यूशन जो है हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यू इन द वर्ल्ड, और इसके ये जो कॉज़ेज़ हैं इनको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहे हैं, और ये हेल्थ इम्पैक्ट हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज स्कार्सिटी आपके कंट्री में हो रही है, कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाए, एंड दी बिलो आर द सॉल्यूशंस जिनको डेवलप करके या इम्प्लीमेंट करते हुए हम इन इम्पैक्ट से बच सकते हैं। तो आपने कनेक्ट कर दिया कॉजेज और सॉल्यूशन को, कनेक्टिंग पैराग्राफ से जो कि इम्पैक्ट्स पे है, कनेक्ट कर दिया। और वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, वो कोई फ्लो चार्ट भी हो सकता है, वो कोई बॉक्स भी हो सकता है पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड दैट इज मोर देन एनफ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं अब आपको दे रही हूँ। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम कि जो चीज़ नहीं पूछी गई और अपनी तसल्ली के लिए कि मैं इम्पैक्ट्स कैसे ना लिखूं, उस पर 2-2 पेजेस ज़ाया ना करें। ठीक है बच्चों? एग्जैक्टली जी। एनी क्वेश्चन फटाफट मुझे पूछें, वी हैव ओनली फ्यू सेकंड्स। किसी का इस क्लास के हवाले से कोई भी कमेंट हो, प्लीज आई नीड योर फीडबैक। कोई फीडबैक हो तो मैं इस लेक्चर को अभी अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां पे कमेंट्स में सब अपनी अपनी फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी देयर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट है, और वहीं पे फिर मैं आपको इसका आंसर करूंगी। तो दैट वुड बी ग्रेट फ्रॉम योर साइड। ठीक है जी। आई होप कि आपको इस क्लास से इन फ़ायदा हो। आई रियली वांट एंड आई रियली विश। हाँ, मॉक आप अपना 31st को दे दें, ठीक है?